घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी ग्राउंड में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास ना था। घर में सबसे बड़े होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोड़ कचोड़ कर कह रही थी कि नीरज, अगर तू ही टूट गया तो बाकी घर वालों को कैसे संभालेगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त मोहित इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपने दुख को समेटे भावनाओं से जूझते हुए बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। प्रिया, पता तो लगाओ अभी तक वे लोग पहुंचे क्यों नहीं। कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनरल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वो। मामा जी, अभी अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15-20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। वे रास्ते में ही है। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनरल वालों से तारीख और समय मुकर्रर करके ही अंत्येष्टि होती है। प्रिया ने उन्हें समझाते हुए कहा, उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुंच जाए। घर आकर करेंगे भी क्या। मोहित को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था लोगों ने तर्जुबे से कि तो गए हो सोने की चमकती नगरी में, लेकिन बच के रहना। बर्बाद कर देती है गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी बातों से जाल में फंसाती है, जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लहू सा घुमाती है, फिर किनारा कर लेती है। छोड़िए मामा जी, समय को भी कोई वापस लाया है कभी। सभी को एक मापदंड से तो नहीं माप सकते। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यहाँ है कि माइकल मोहित का बेटा है, यहाँ उसी का हक है। प्रिया, उस हक की बात करती हो जो धोखे से छीना गया हो। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसके विभाग में काम करती रही हो। बाकी तुम भी तो समझदार हो, तुम्हें तो मालूम है यहाँ के चलन। और काजल को देखो, उसे बहुत समझाया कि उस गोरी मैम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अवैध रिश्तों की गरी बंद ही रहने दो। अगर मैम आ गई तो पड़ोसन लता बेवजह न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। ऐसी बातों तो होती रहती है इन देशों में। वे तो जीवन का अंग बन चुकी है। मैंने भी काजल से बात की थी। वह बोली कि आरिस भी तो मोहित के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हम सफर थे। फिर माइकल भी तो है। इतने में एक गाड़ी पोटी को आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद। मामा जी ने कड़वाहट से कहा। मामा जी, प्लीज शांत रहिए। यहाँ भी मोहित का परिवार है। एलिस उसकी एक्स वाइफ तथा माइकल बेटा है। उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, प्रिया ने समझाते हुए कहा। मोहित का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झालरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। काले नए सूट, सफेद कमीज, मैचिंग टाई में ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। बैठक फूलों के बने ढीठ, गोल आकार में सजाए फूल, कौस तथा गुलदस्तों से भरी पड़ी थी। आसपास के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन उनके कोलीग मौजूद थे। लोगों ने अपने अपने घरों के पर्दे तान लिए थे, क्योंकि विदेश में ऐसा चलन है। एलिस और माइकल के आते ही उन्हें मोहित के साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मामा जी ने बाकी लोगों को गाड़ियों में बैठने का आदेश दिया। हर्ष वाहन के पीछे की गाड़ी में मोहित का परिवार बैठने वाला था, अन्य लोग बाकी गाड़ियों में। प्रिया, किसी ने पुलिस को सूचना दी क्या? शव यात्रा रोपलेन से गुजरने वाली है। यूके में जहां से शव यात्रा निकलती है, वहां सड़क कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। कोई गाड़ी उसे ओवरटेक भी नहीं कर सकती। फिर पुलिस साथ साथ चलती है शव के सम्मान के लिए। यह काम तो चर्च के पादरी ने कर दिया है। और हर्ष में फूल कौन रखेगा? फ्यूनरल डायरेक्टर। प्रिया, औरतें और बच्चे तो घर पर ही रहेंगे ना।
नहीं मामा जी, यहाँ भारत नहीं है, यहाँ सभी जाते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन घर को खाली कैसे छोड़ दूँ? मैं जो हूँ, मामी जी ने कहा। तुम तो इस शहर को जानती तक नहीं। अब घर पर केवल लता तथा मामी जी थे। मामा जी तथा प्रिया की बातें सुनने के बाद लता की जिज्ञासा पर अंकुश लगाना कठिन था। लता थोड़ी देर बाद भूमिका बांधते बोली, मामी जी अच्छी है यहाँ गोरी मैम। कितनी दूर से आई है बेटे को लेकर। आजकल तो अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुंचते। लेकिन मामी जी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उसे कैसे जानती है। ऐसा तो नहीं लगता कि आप उससे पहली बार मिली हो। अब मामी जी का धैर्य जवाब दे गया। वे झुंझलाते हुए बोली, जानना चाहती हो तो सुनो। काजल से विवाह होने से पहले एलिस ही हमारे घर की बहू थी। मोहित और काजल एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मुझे याद है कि मोहित काजल का हाथ पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाता और उसे स्कूल से लेकर भी आता। वह काजल के बिना कहीं ना जाता। यहाँ तक कि अगर मोहित को एक टॉफी खाने दे दो तो मोहित तो उसे तब तक मुंह में ना डालता जब तक वह काजल के साथ बांट ना लेता। धीरे धीरे दोनों के बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। वह प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना प्रकट हो गया कि आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने भी इन दोनों को दो हंसों की जोड़ी का नाम दे दिया। उस प्रेम का रंग दिन दिन गहरा होता गया। मोहित एयरफोर्स में चला गया और काजल आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन जैसे ही मोहित पायलट बना, उसकी माँ दहेज में कोटियों के ख्वाब देखने लगी, जो काजल के घर वालों की हैसियत से कहीं बाहर था। मोहित ने विद्रोह में अविवाहित रहने का फैसला कर लिया और दोस्तों से पैसे लेकर माँ बाप को बिना बताए ही जर्मनी जा पहुंचा। किंतु उसकी माँ अड़ी रही। जिसने भी समझाने का प्रयत्न किया, उसने दुश्मनी मोल ली। तब तक तो दोनों बालिग हो चुके होंगे। उन्होंने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली? लता ने जिज्ञासा से पूछा। दोनों ही संस्कारी बच्चे थे। घर में बड़े बच्चे होने के नाते दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दोनों अपने इस बंधन को बदनाम होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। विकट परिस्थितियों से बच बचाता मोहित दलदल में फंसता ही गया। उसे किसी कारणवश एलिस से शादी करनी पड़ी। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। मोहित की शादी की खबर सुनकर काजल के परिवार को बड़ा धक्का लगा। काजल तो गुमसुम हो गई। काजल के घर वालों ने पहला रिश्ता आते ही बिना पूछताछ किए काजल को खूंटे से बांध दिया। 1 वर्ष बाद उसे एक बच्ची भी हो गई। लेकिन काजल तथा मोहित दोनों के ही विवाह संबंध कच्ची बुनियाद पर खड़े थे, इसलिए अधिक देर तक ना टिक सके। दोनों ही बेमन से बने जीवन से आजाद तो हो गए, किंतु पूर्व रूप से खोखले हो चुके थे। मोहित की शादी टूटने के बाद उसके मामा जी ने जर्मनी से उसे यूके में बुला लिया। वहां उसे रॉयल एयरफोर्स में नौकरी भी मिल गई। फिर समय भागता गया। एक दिन अचानक एक संयोग ने एक बार फिर मोहित और काजल को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। ऐसा हुआ तो दोनों के हृदय का वेग बांध तोड़कर उष्ण लावा सा बहने लगा। दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर अपनत्व की मीठी फुहार से भीगने लगे। कुछ महीनों बाद दोनों विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद मोहित प्लेन क्रैश में चल बसा। मोहित की मृत्यु की खबर सुनते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम दोनों सदबद्ध थे कि उन दोनों का पुनर्मिलन कल ही की तो बात थी। इतने में फोन की घंटी बजी। फोन पर मामा जी थे। हेलो सुनो, हमें घर पहुंचते पहुंचते 5 बज जाएंगे। चाय तैयार रखना। सर्दियों का मौसम था। वे लोग लौट कर आए तो सब चुप बैठकर चाय पीने लगे। काजल सद्बुद्ध निर्जीव बर्फ की प्रतिमा सी एक तरफ बैठी सोच रही थी कि कितना भद्दा और कठोर मजाक किया है कुदरत ने उसके साथ। अभी तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं छलका था, मानो आंसू सूख ही गए हो। सभी को मोहित के चले जाने के गम के साथ साथ काजल की चिंता सताए जा रही थी। उन्होंने काजल को झकझोरते जोर से एक चाटा मारा और रोते रोते बोली, रोती क्यों नहीं पगली?
अब मोहित लौटकर नहीं आएगा। तुम्हें संभलना होगा अपने और बच्ची के लिए। यह जीवन कोई 4 दिन का जीवन नहीं है। संभाल बेटा, संभाल अपने को। काजल, रोती क्यों नहीं तुम? अब वहां लौटकर नहीं आएगा। मामी जी ने काजल को समझाते हुए कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काजल गठरी सी बैठी टकटकी लगाए न जाने क्या सोच रही थी। उसकी दशा देखकर सभी चिंतित थे। 4 दिन से उसके गले में निवाला तक ना उतरा था। मामी जी से उसकी यह दशा और देखी नहीं गई। फिर वे काजल को ऊपर उसके कमरे में ले गई। एलिस और माइकल अपने कमरे में जा चुके थे। काजल अपने कमरे में मोहित के कपड़ों से लिपटकर फूट फूट कर रोती रही। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं आई कम इन? आओ बैठो एलिस, काजल ने इशारा करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। दोनों का दुख साझा था, दोनों की चुभन एक सी थी। एलिस ने काजल को संभालते तथा खुद को समेटते स्मृतियों का घड़ा उंडेल दिया। वहां एक लाल रंग की अंगूठी निकाल कर बोली, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे पहचानती होगी। काजल की आंखों से बहते आंसुओं ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह डाला। वह मन ही मन सोचने लगी कि एलिस, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। इसे तो मैंने मोहित को जर्मनी जाते वक्त दिया था। यहाँ तो मेरी सगाई की अंगूठी है। तुमने इसका कहाँ मान रखा? फिर धीरे धीरे एलिस ने एक एक करके काजल के बुने सभी स्वेटर, कमीजें तथा दूसरे तोहफे उसके सामने रखे। स्वेटर तो सिकुड़ कर छोटे हो गए थे। एलिस ने बताया, काजल, मोहित तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारी हर दी हुई चीज उसके लिए अनमोल थी। 2 ऑडियो टेप उसे जान से भी प्यारी थी। उसके 2 गाने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तुम भी अपने बचपन की, वहाँ हर बार सुनता था। ये दोनों गाने माइकल ने भी गाने शुरू कर दिए थे। तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज को दूर करने के नाम से वहाँ तड़प उठता था। जब कभी वहाँ उदास हो जाता या हमारी तकरार हो जाती तो वहाँ कमरे में जाकर और स्वेटर को सीने से लगाकर उन्हें सहलाते सहलाते वहीं सो जाता था। कभी कभी तुम्हारे एहसास के लिए सिकड़े स्वेटर को किसी तरह शरीर पर चढ़ा ही लेता था। घंटों इन चीजों से लिपट कर तुम्हारे गम में डूबा रहता था। जितना वहां तुम्हारे गम में डूबता उतना मुझे अपराध बोध सताता। मुझे तुमसे जलन होती थी। मैं सोचती थी यह कैसा प्यार है। क्या कभी कोई इतना भी प्यार किसी से कर सकता है? मैंने मोहित को पा तो लिया लेकिन मेरा कभी ना बन सका। जब उसने तुमसे विवाह किया मैं अपने लिए दुखी कम तुम्हारे लिए अधिक प्रसन्न थी। मैं जानती थी कि मोहित अब वही है जहां उसे होना चाहिए था। मैं भी उसे खुश देखना चाहती थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। मुझे खुशी है कि मरने से पहले मोहित ने कुछ समय तुम्हारे साथ तो बिताया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जब चाहोगी मैं माइकल को तुम्हारे पास भेज दूंगी। माइकल बिल्कुल मोहित की फोटोकॉपी है। वैसा ही चेहरा, वैसी ही हंसी। फिर एलिस और काजल दोनों आंखें बंद किए, एक दूसरे के गले में बाहें डाले, अपना अपना दुख समेटे, अतीत की स्मृतियों के वे अमूल्य क्षण बिन बिन कर अपनी पलकों पर सजाने लगी। दोनों का एक ही दुख था। एलिस बार बार यही दोहरा रही थी, आई एम सॉरी काजल, फॉरगिव मी प्लीज। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना।